नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी व्याकरण का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। उसको देखेंगे और उसके भेद को देखेंगे और उसके भेद को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उदाहरण के साथ पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गया हमारा डिफिनीशन, लेकिन मैं आपसे एक आसान डिफिनीशन बताऊं। मान लीजिए दुनिया में कोई भी चीज है, अगर उसका नाम है ना तो वो संज्ञा है। जैसे इस वस्तु का नाम क्या है? मार्कर। इसका मतलब ये संज्ञा है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी, वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बात अगर संज्ञा पे आ गई तो वो भी संज्ञा है। और जैसे गांधी जी, वो भी संज्ञा है। मतलब दुनिया का हर एक चीज जिसका नाम है वो संज्ञा है। जैसे हम भी संज्ञा है, हमारा कपाड़वा संज्ञा है, इस वस्तु का नाम बोर्ड है, यह भी संज्ञा है। ये इंक चल रही है, इंक इस पे चल रहा है तो इंक भी संज्ञा है। मतलब हर एक चीज जिसका नाम है वो संज्ञा है। ये आप इतना जानिएगा। तो देखिए, अब आते हैं हम संज्ञा के भेद पे। संज्ञा का भेद 5 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा होता है द्रववाचक संज्ञा। अब हम इन पांचों भेदों को एक एक करके पढ़ेंगे और उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। संज्ञा के पहले वेद का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पे, जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। देखिए, एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, सिर्फ एक विशेष व्यक्ति, मतलब जो दुनिया में सिर्फ एक हो, खास हो और सिर्फ एक हो। तो देखिए यहाँ पे, जैसे उदाहरण में, इसके व्यक्तिवाचक के उदाहरण में, जैसे दिल्ली। अब दिल्ली भैया दुनिया में एक गो ना है, खासे ना है, तो हमारा क्या हो जाएगा? दिल्ली किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो दिल्ली आएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब यहाँ पे एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे गांधी जी दुनिया में एक ही गो ना है, खासे ना है, तो गांधी जी किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? तो वो आएंगे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो गांधी जी। अब एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे राम भैया दुनिया में एक गो ना है, राम दुनिया में एक गो ना है, खास है, तो वही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद इत्यादि। भैया अगर हम उदाहरण लिखवाने चल जाएंगे तो उदाहरण तो भैया लाखों को हो जाएगा इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? तो देखिए, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। मतलब संपूर्ण जाति का बोध हो। इसमें क्या होता है? मतलब आप पुरुष हैं तो पुरुष अकेले आप थोड़ी ना है, तो सब लोग तो पुरुष है। तो इसका उदाहरण देखिए, इसमें पहला उदाहरण हो जाएगा महिला। तो महिला एगो थोड़ी ना होती है भैया, महिला तो ढेरे होती है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला उदाहरण महिला। दूसरा किसान। अब भैया किसान में, किसान जब हम बोलते हैं तो एगो किसान से का थोड़ी अथी होता है, पूरे किसान के एथी कम्युनिटी का बोध होता है। तो यहाँ पे किसान हो जाएगा। और इसके बाद इत्यादि कर दीजिए। इत्यादि भैया लिखवाने चाहेंगे उदाहरण तो बहुत लिखा जाएगा, लेकिन हमें कम समय में ज्यादा पढ़ना है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल रखें। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा, जब जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु का संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम संपूर्ण जाति, महिला से पूरे महिला जाति का बोध हो रहा है, किसान से पूरे किसान जाति का बोध हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे वेद की ओर। तीसरे संज्ञा का नाम है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे देखिए, जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जाता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। मतलब जिस संज्ञा को हम देख या छू नहीं सकते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, मीठा, प्यार। आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे देख थोड़ी सकते हैं, छू थोड़ी सकते हैं, केवल महसूस न कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज खाए और तीत लगा तो आप उसे छू थोड़ी सकते हैं, आप केवल महसूस करते हैं, बाप रे बड़ा तीत बा, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण में, इसके उदाहरण में क्या हो जाएगा? प्यार, मीठा, बुरा, इत्यादि। अब आइए, अब चलते हैं चौथे भेद पे। चौथा भेद हमारा क्या बोलता है? तो समूहवाचक संज्ञा हम किसे बोलते हैं? तो देखिए, जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक, इसी से आपको पता लगना चाहिए समूह का बात हो रहा है। मतलब जो चीज समूह में होते हैं, जैसे सेना, भारतीय सेना। अगर हम बोलते हैं कि भारतीय सेना,
तो भारतीय सेना एक आदमी से मिलकर थोड़ी बना रहता है भैया, पूरा ग्रुप रहता है, पूरे सैनिक से मिलकर बना रहता है भारतीय सेना। जैसे मैं बोल दूं टीम, तो टीम एक आदमी का थोड़ा होता है कि जैसे क्रिकेट में 11 आदमी होता है, 11 आदमी को एक टीम बोलते हैं। जैसे कबड्डी में 7 आदमी होते हैं, 7 आदमी को एक टीम बोलते हैं। तो वो ऐसे ही उसे हम समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो देखिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे सेना, सभा, सभा, गांव में सभा लगता है तो एक आदमी के सभा से थोड़ी ना सभा लग जाएगा, कम से कम ढेर आदमी चाहिए तबे सभा लगेगा। तो और यहाँ पे क्या उदाहरण हो जाएगा, टीम इत्यादि। अब हमारा एक और भेद बच गया जिसका नाम है द्रववाचक संज्ञा। उसे अब आइए पढ़ते हैं। द्रववाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए द्रववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी ऐसे वस्तु का बोध होता है जिसे मापा या तौला जा सकता है उसे द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं। जिसे मापा और तौला जा सकता है, मापने तौलने वाला बात चल रहा है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा भैया, जैसे चीनी। तो यहाँ पे देखिए चीनी तो भैया संज्ञा है ही, मतलब दुनिया का हर एक चीज जिसका नाम होता है वो संज्ञा है, लेकिन चीनी किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है। अब देखिए दूसरा है तेल, तेल को भी हम माप तौल सकते हैं। और तीसरा चावल, चावल को भी हम माप तौल सकते हैं। और इत्यादि इत्यादि। अब हमने पांचों भेदों को अलग अलग टाइप से उसके उदाहरण के साथ पढ़ लिया। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार फैन पीछे से चालू करके देख लीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।